देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे से ये सवाल पूछा। और मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने ये आवाज उठाई। हमारी समस्या इस समय ये है कि आप जो भी अंदर कीजिए, हमारी समस्या है कि मेरे पास जो आर्म फोर्सेस के अंदर जवान आ रहा है, ऑफिसर्स आ रहा है, इतने मोटिवेटेड होने चाहिए, बिकॉज ये हमारी देश की कवच है। आर्म फोर्सेस की जो कवच है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारा मैसेज जो है इतना, द बेस्ट ऑफ द पीपल शुड बी इन द आर्म फोर्सेस। एंड वो तभी हो सकता है कि जब हमारा फौजी जब काम करके आता है, आर्म फोर्सेस के लोग फौज में काम करके आते हैं, वापस जब आते हैं, उस समय उनको ऐसी ढीले नहीं दिखाई देने चाहिए। फौजी इंडिया के अंदर देश का झंडा है, लेकिन ग्राफिक कैसा बना हुआ है? ढीला फौजी। क्यों? ये कम्युनिकेट कर रहा है, इट इज ए वेकअप कॉल, इट इज ए चैलेंजिंग सिचुएशन। जय हिंद। डायलॉग्स नेक्स्ट में आप सबका एक बारी फिर स्वागत है। जो आर्म फोर्सेस में लोग सर्व कर रहे हैं उनको लेके इलाहाबाद कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इलाहाबाद कोर्ट ने डायरेक्ट किया है यूपी गवर्नमेंट को कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाए ऑफिसर्स, जवान्स और उनकी फैमिलीज के लिए जो फौज में सर्व कर रहे हैं। इसी की तर्ज पर अगर देखें, यही पॉइंट 14 दिसंबर को जो कर्नल विर्क की सेमिनार हुआ था प्रेस क्लब में, उसमें कर्नल विर्क ने पीएम को जो ट्वीट किया था, बिल्कुल यही पॉइंट उनका भी था। Enactment of an Ex-Servicemen Resolution Act. The resolution calls for a comprehensive welfare act codifying resettlement protocols, grievance mechanism, and structured benefits for veterans, spouses, and dependents. उनका सारे भारत, टोटल इंडिया के जितने सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए एक्ट एक क्रिएट करने का प्रस्ताव था। मैं राजेश आज इसी के बारे में कर्नल विर्क से और जानने की कोशिश करूंगा कि उनका ये प्रस्ताव क्या है, और वही प्रस्ताव उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दिया है और सोशल मीडिया पर भी उसकी बहुत हलचल हो रही है। तो मेरे साथ हैं कर्नल विर्क। मैं स्वागत करता हूं कर्नल विर्क का, और मैं जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो प्रस्ताव है, ये क्या कारण थे, ये क्या उनके माइंड में आया था, क्या परिस्थितियां थी जिनको लेकर, जिनको सोचकर समझकर उन्होंने ये डिसाइड किया और उनके मन में ख्याल आया कि सारे जितने एक्स सर्विसमैन हैं, सर्विसमैन हैं, उनका वेलफेयर होए और एक आर्मी एक्ट की तर्ज पर एक एक्स सर्विसमैन एक्ट भी इंडिया में लाया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए एक बिल। सर विर्क सर, थैंक यू वेरी मच कैप्टन राजेश कि आपने मुझे अपनी चैनल पे दोबारा बुलाया। और मुझे इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने वो खबर जो हाई कोर्ट इलाहाबाद से आई है कि उन्होंने एक डायरेक्शन दी है यूपी सरकार को कि वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें कि अपने फौजियों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी क्रिएट करें। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम
एक चीज का एक एक फक्र महसूस कर सकते हैं कि यही दर्द जो है हमने बड़े सालों से हम लगातार महसूस कर रहे हैं। और ये चीज जो हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक 14 दिसंबर को जब हमने ये सेमिनार कंडक्ट किया था, तो उसमें भी हम लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि ये एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए कोई ना कोई एक्ट बनना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने लाइव ट्वीट कर दिया था, तो हमने ये जिम्मेदारी अपनी समझी कि कोई ना कोई कभी भी कोई ऐसा हमें मौका मिल सकता है कि हम लोगों को ये हमसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का एक्ट समझते हैं और किस प्रकार से आप अपना एक्ट बनाना चाहते हैं। ड्राफ्ट ओवरराइट कोई एकेडमिक नहीं है, ये एक कोई प्रोफेशनल कोई तरीके से नहीं बना हुआ है जैसे कि भाई एक आज तारीख में कोई बना के दे दीजिए। ये सालों को अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपने एज ए फौजी के नाते, एक फौज के नाते एक एक्सपीरियंस को देखते हुए ये मन के अंदर ऑलरेडी ये जो चीजें थी ये डेवलप थी। और यही बातें हैं जो बार बार उठ के आती हैं। और हर कोई ना कोई फौजी जो है जब अपनी जिंदगी की तरफ, अपने लाइफ की तरफ जब देखता है, तो कुछ ना कुछ जब हम देखते हैं तो बड़ा कॉमन फैक्टर सा दिखाई देता है। उसी में देखा एकदम से ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो गए, फ्रॉम सिपाही से लेके जनरल तक वहां पर पहुंचे हुए हैं। और लोग उसको, प्रॉब्लम्स पर वेरी सीरियस, बट लोगों ने उसको ये समझा जो सिस्टम्स है हमारे, जो गवर्निंग सिस्टम है, उसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। एक्चुअली इट इज नॉट, देयर इज नो पॉलिटिक्स अबाउट इट। सर, मेरी जो मेन रहेगी, अगर आप 2 मिनट में 3 मिनट में ये जो आपने कानून बनाया है, लॉ प्रपोज किया है सर, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा सिर्फ इसी के बारे में 2 मिनट में 3 मिनट में ब्रीफ दे दें, तो उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं फिर, और हम इस पर एक डिस्कशन करेंगे जिसमें जहां तक मेरी समझ में आता है, एक तो आपकी लेजिस्लेशन है, दूसरा आपका ब्यूरोक्रेसी है, तीसरा आपका उसमें कहां से पैसा आएगा, जो उसके फंडिंग है, जो उसमें एक्सपेंडिचर है। ये मेरे तमाम सवाल रहेंगे सर आपसे। तो रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको ब्रीफ कर दीजिए ताकि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी समझ लग जाए और उन्हीं के बेस पर उनके दिमाग में भी सवाल आएंगे। वही सवाल मैं आपसे पूछ भी लूंगा सर। राजेश जी, देखो, कानून बनाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कानून बेसिकली उसी चीज का होता है जिस चीज की, भाई कानून किस लिए बनाया जाता है, पहले यू हैव टू बी वेरी क्लियर। कानून उसलिए बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। जब हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देते हैं तो उससे बाद उसके कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसको आपने एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना है। जब मैंने ऑब्जेक्टिव, आप इसमें ये मैंने लिखा है, रिकॉग्नाइजिंग the sacrifices and service of Indian armed forces in safeguarding the nation. This act aims to ensure their welfare during and after service, address their grievances effectively, and support their seamless reintegration into civilian society. दोबारा से इसको वापस लाना, ये एक हमने एक करेक्ट ऑब्जेक्टिव बना दिया कि किस तरीके से हम ये लेजिस्लेशन करके हम एक क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि पूरा जो संस्था है ये बराबर हो जाए। अभी इसके अंदर मैंने ये लिखा है कि इसके जो शॉर्ट टाइटल्स, एक्सटेंड, एंड दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम दी simple, any legal person who has to make a law, he has to follow these some paragraphs, right? Short title, extent, and commencement. Then second, definitions. Now, who are the armed forces? This act is referring to whom? Armed forces refers to personnel serving in the Indian Army, Navy, and Air Force. This is underlined. Well, there can be discussion for some more, but then we have to be specific for this particular thing. Why? Because it is only in Indian Armed Forces, the persons have to come back young.
to keep the armed forces dynamic and strong, retiring age of the armed forces is the youngest. A colonel like me has retired at the age of 41. I had to. अगर आगे मेडिकल प्रमोशंस नहीं है तो यंग आना है मैंने बाहर. 20-21 साल के अंदर एक ऑफिसर कर्नल बन जाता है और उसके बाद इफ देयर इज नो प्रमोशन यू कम बैक. बिकॉज प्रमोशन किस लिए होती है? आगे की भी जरूरत है, आगे कमांड एंड कंट्रोल के लिए. सो इट इज नॉट जस्ट हैंगिंग अराउंड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज फॉर सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस. सेकंड, एक्स सर्विसमैन मींस individuals who have honorably served in the armed forces and have been discharged or retired. ये जो हमारे शॉर्ट सर्विस जो करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट की मिलिट्री रैंक कमीशन ले चुके हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्स सर्विस. द डाउट कम्स, नो हियर द प्रॉब्लम कम्स, क्या अग्निवीर भी एक्स सर्विसमैन कहलाए जाएंगे? That's why the problem comes in today. अगर आज हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो कल को प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी. बड़ी बड़ी मुश्किलों के साथ हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो शॉर्ट सर्विस करते हैं ऑफिसर्स वो भी एक्स सर्विसमैन हैं. सवाल खड़ा होता है कि क्या अग्निवीर एक्स सर्विसमैन होंगे? नेक्स्ट कम्स वेलफेयर इंक्लूड्स. नाउ वेलफेयर welfare includes of what all? It includes of your financial assistance, health care. Imagine health care. Why discrimination in the health care itself for the ex-servicemen? Education problems. I was sorry to see that एक आर्मी इंस्टीट्यूट लॉ के अंदर एक यंग जिसने शॉर्ट सर्विस की है उसके बच्चे को कहते हैं यू आर नॉट एक्स सर्विसमैन, हम आपको एंट्री नहीं देंगे आर्मी इंस्टीट्यूट लॉ के अंदर, जबकि 95% जो सीटें वो सारे डिपेंडेंट्स की हैं. दिस इज द शॉकिंग थिंग व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस्ड. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इन मोहाली, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर के बच्चे को जी हम एडमिशन इसमें इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं. These are practical things. Now the separate pay. Now we are facing huge problem of this pay since 1973. Everybody says that there is a problem. That is why सबके सब हम जंतर मंतर पे पहुंच गए. जब हम सबके सब जंतर मंतर पे पहुंच गए हैं अपनी एक पेंशन लेने के लिए, तो हमने कहा कहीं ना कहीं ये दिक्कत है. तो इसमें बिल्कुल एक्ट में लिखा है कि देयर हैज टू बी अ सेपरेट पे एंड ए पेंशन कमीशन. कमीशन ही सेपरेट हो. देयर इज अ पॉइंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट वन पेंशन इम्प्लीमेंटेशन. जब जिसके बाद मिलिट्री रैंक है उसको आप क्यों पेंशन क्यों नहीं देंगे? व्हाई डिस्क्रिमिनेशंस? हु हैज क्रिएटेड दीज पॉलिसीज? फौजियों ने नहीं पॉलिसी क्रिएट की होगी. फौजी ने नहीं क्रिएट किया पॉलिसी. इट इज समबडी इन द सिस्टम, दोज हु आर क्रिएटिंग अ पॉलिसी व्हिच इज अगेंस्ट द करंट ऑफ सोल्जरिंग. Now enhanced service conditions. It is in the national interest that even as a serving soldier, I must have the best of the equipment, best of the privileges when it comes to modern infrastructure, because I have to fight a war. And even, why not advanced equipment? Why should I have second-hand equipment? So if the best of the equipment should be the part of it's my welfare. Clothing मेरी अच्छी होनी चाहिए. हम जब सियाचिन पे गए थे हमारे पास क्लोथिंग नहीं थी. There are problems. Protection of fundamental rights. Now we have to balance the needs. Act में लिखा, we have to balance the needs of discipline with the limited fundamental rights for voicing welfare related concerns. भाई
उतनी अगर हमने वेलफेयर रिलेटेड कोई वॉइस उठाई है, दैट शुड नॉट बी टेकन एंड एज ए इनटू द वे ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द डिसिप्लिन। अगर किसी जवान ने कहा कि यार पानी के अंदर दाल नहीं है, तो डज ही बिकम ए इनडिसिप्लिन पर्सन? That's what has happened. The one who stood against the elections as a member of parliament in Varanasi, एक जवान खड़ा हो गया क्योंकि बेचारा निकाल दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आर्म फोर्सेस का था, बट आई एम जस्ट सेइंग resettlement and employment opportunities should be there. I am requesting for there should be at least. No, we say so, but under the law, if we say कि इतनी vacancies percentage जो है आपने फौज के लिए, फौजियों के लिए रखनी है, तो रखिए। Now, skill development, there are a lot of things I've covered, but I'm covering in nutshell few points. हर कोई कहता है कि ये फौजियों को सलूट करो, एक्ट के अंदर लिख दिया है टोल फ्री पैसेज। कितने फौजी होंगे, कितने मन करेगा कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं? Nobody, not very many people. In any case, जो फ्लैग कार्स वाले हैं उनको तो वैसे ही निकल जाएंगे, लेकिन जवान एक अपनी गाड़ी में जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको निकलने दीजिए। हाउ मेनी वुड बी देयर? उसको भी लगेगा कि हाँ, देश मुझे सैल्यूट कर रहा है। टोल फ्री, इट इज नॉट द टोल विच इज इंपॉर्टेंट, it is a salute for a soldier which by the inside of the people they must give salute to this Fauji. That is more important. Healthcare, there are problems. I can't believe it. There can be a discrimination in looking after the healthcare of a regular officer and an officer who the people veterans दोनों हैं, लेकिन फौजी जिनको कोई discrimination in giving the health services also. Why should not there be a kanun? Educational support. By over a period, not that we are not giving it, we are giving it, but there is no system. And there's जो कर रहा है ऐसा कर रहा है जैसे कि वो oblige कर रहा है। अरे it should be a right. अगर मैं देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं, तो हियर इज फ्रेंड, ये आपका कानून है, लीजिए, आप इसका फायदा लीजिए यहां से। दैट इज हाउ द देश, द कंट्री विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। नाउ आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर मल्टी टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। जितना भी आप जोर लगा लीजिए, कोई भी तरीका अपना लीजिए, आखिरी में आपके डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब और सुपरिटेंडेंट पुलिस, यही एक सिस्टम है जो आपको कहीं पर भी आपकी मदद कर सकता है। नोबडी एल्स, बट देयर इज नो स्पेशल डायरेक्शन एंड प्रोविजन एंड लॉ फॉर देम टू फॉलो। You are taken as a normal person as everyone is, and that is where जो बंदा 10, 20, 15 साल के लिए बाहर रहा है, उसको अपने वो लोकल सिस्टम का पता ही नहीं है। And this is where people are cheated. There are people who are people take advantage. Then we have brought in grievance monitoring and reporting system at a district level, at a state level, and at a national level. Now imagine, they're very interesting. You must be asking, the representation in electoral system. Why not? स्टेट पंचायत लेवल पे भी इलेक्शनें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती हैं, अपने जिसको हम कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट इलेक्शंस होती हैं, स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होती हैं, एंड नेशनल लेवल पे भी इलेक्शंस होती हैं। फॉर सो मेनी इयर्स वी हैव सीन, वी हैव वर्कड फॉर 75 years, फॉर सच लॉन्ग टाइम हम लोगों ने आगे बढ़ते रहे हैं, तो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम। But when you look at the percentage of how many Fauji's, how many ex-servicemen are participating in this particular system, you will find only the select ones and the few ones. And that too, अगर कोई उठा के नहीं, आप बैठिए जी, आप आ जाइए हमारे सिस्टम के अंदर, सेरिमोनियल।
अगर हम यंग निकल कर आ गए हैं तो अगर हम देश सेवा कर सकते हैं, साथ में कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर हम लोगों के साथ घुल मिलकर हम उनका काम कर सकते हैं, एक एक सोसाइटी का हम डेवलप कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो क्यों ना इनको एक मौका दिया जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आप वैकेंसीज दे सकते हैं तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी आप वैकेंसीज दीजिए। आई कॉल इट वी आर द सुपर माइनॉरिटी क्लास। If reservation can be for OBCs, SCs and women candidates, have some vacancies for Fauji's also. अब मुझे अच्छा लगा कि जब एक बार एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन से जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर आपकी स्टेट में 114 वैकेंसीज हैं, अब हम इतने लाख हैं तो 10-12 सीटें इनको भी दे दीजिए। दे गॉट कंफ्यूज्ड, बट अगर लॉ होगा तो दे विल नॉट फील कंफ्यूज्ड। सिमिलरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो आपने सवाल पूछा कि ये पैसा कहां से इकट्ठा हो, इफ यू आस्क मी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्या पैसा चाहिए आपको? कानून चाहिए हमें। हाँ, अगर ये मॉनिटरिंग बॉडी के लिए, जैसे कि नेशनल लेवल के ऊपर हम, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है या कंज्यूमर्स का सेपरेट बोर्ड बन जाता है, इसी प्रकार से आर्म फोर्सेस का भी एक नेशनल वेलफेयर बोर्ड बना लीजिए। स्टेट लेवल पर एक बोर्ड बन जाए, कमेटी हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटीज बन जाएंगी, उसके अंदर जो सर्विंग पर्सन है नियर वो भी उसमें बीच में कमेटीज में अटेंड करेंगे, वेटरन्स भी आएंगे, और जो लोकल लीडर्स हैं उनको भी आप ऐड करके कोई पॉइंट है, एक हमारा कम्युनिकेशन अच्छा चल पड़े। सो जो फिजिकली जब हम मिलना शुरू करेंगे, देन ओनली दिस होल स्ट्रक्चर विल अपीयर वेरी गुड। एंड किसी को चाहे ऑन ग्राउंड के ऊपर जहां पर भी जैसी प्रॉब्लम होगी, ये मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फंडिंग इज वेरी इजी, हार्डली एनी, आई डोंट सी मच फंडिंग रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एवरीवेयर डिप्टी कमिश्नर्स आर देयर, योर स्टेट लेवल कोर्ट सिस्टम ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे लॉ लीगल प्रोसीजर्स अपने चल रहे हैं, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी चल रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, देयर इज अ लॉ, but this is the law under which law you have to help each other. Yes, funding can, this corporates and all these people, when they think bhai hum corporate funding kar rahe hain, kare, let them do in this national fund. Didn't the Britishers started collecting on a flag day? Flag day किस लिए था? For purpose. Similarly, people have started demanding कि हमें कभी अगर प्रॉब्लम आएगी, कल को लड़ाई पड़ती है, कुछ काम पड़ेगी, तो ये फंड्स एक सेंट्रली अलग से शुरू हो जाएगा, और दे विल आल्सो स्टार्ट वर्किंग। सो बेसिकली इट इज कोऑर्डिनेटिंग, दिस लॉ विल बी हेल्पिंग ईच सोल्जर टू गेट सेटल्ड इन द सिस्टम। Naturally, there is no law, there can be no law until there is some penalty also. If anybody does not follow this law, there has to be some penalty for non-compliance. This provision has been given. And similarly, annual reporting and such things are given. Sorry, I have taken instead of 2 minutes, 3 minutes, I have taken 5 minutes. But it is a must to understand the idea behind it, the whole focus on this particular act. बट हाँ, ये तो एक हम कह सकते हैं कि एक इमोशनल, अभी मैं तरीके से कह सकता हूं कि देयर इज एन इमोशनल ड्रीम, बट यस, व्हेन वी विल स्टार्ट पुटिंग इट टू प्रैक्टिस, और इसका हम जब इसका लेजिस्लेशन करने की कोशिश करेंगे, अगर करेंगे तो, और देश डेमोक्रेसी हमें इसमें मदद करेगी, तो यस, इसके अंदर बहुत फिनिश आएगी। दीज आर जस्ट ए नटशेल पॉइंट्स, देयर कैन बी वेरी वेरी मोर पॉइंट्स, बट जो मेरी समझ में है, जो मैं बता पाया, ये मैंने एक ड्रीम आर्म फोर्सेस वेलफेयर एक्ट अपनी तरफ से जरूर क्रिएट किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अभी एक शुरुआत हुई है, इसके ऊपर बहुत डिबेट होगी, देयर विल बी मोर रीजंस टू क्वेश्चन, एंड एज द सेइंग गोज, somebody has to bell the cat, right? And if I'm sorry if I am trying to, even if I have to suffer by saying so, that yes, I have taken a panga to suggest, then I accept, even if I'm wrong.
थैंक यू। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, जो ब्रिटिश आर्मी थी इंडिया में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जिसको बोलते थे, कहीं उनका भी एक लॉ हुआ करता था जो सोल्जर्स और सोल्जर्स की फैमिलीज जो थी उनको टेक केयर किया करता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लॉ डिल्यूट हो गया। तो जो आपने ये लॉ सजेस्ट किया है सर, जो आप ये रोड मैप बना रहे हैं, ये क्या उस प्रीवियस जो रूल था, लॉ था, उससे प्रेरित है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। रादर ये ड्राफ्ट करने से पहले मैंने उस लॉ को देखा ही नहीं। उसके अंदर वो क्यों नहीं देखा? रीजन बीइंग, जब वो 1911 के अंदर उन्होंने जो एक्ट बनाया था, द प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर्स हैड द पावर डायरेक्टली फ्रॉम द क्राउन। जो यहाँ प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर्स यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जब वो रूल करते थे, उनके पास पूरी पावर थी और वो जो काम करते थे तो उन्होंने अपना लॉ बनवा लिया। देखो, इमेजिन, दे हैड द पावर ऑफ द क्राउन टू लुक आफ्टर द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पीपल दे वर टू वर्क। उन्होंने पहले वो कानून बनाते थे। पहले वो कानून बनाए, उन्होंने कानून बनाकर, अगर वो टोल भी क्रॉस करते थे तो उन्होंने कानून बनवाया पहले। The beauty is this is how those people used to function. I think any organized system if has to function, पहले वो अपने आप को लिखता है कि मेरे लिए क्या SOP, जिसको हम फौज में कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर्स। भाई, अगर एक यूनिट चलती है, एक SOP पे चलती है, एक आर्म फोर्सेस चलती है, एक SOP है, जो कि 99% पीपल डू नॉट नो कि ये कानून पे हर चीज नहीं चलती है, बट SOP है। लेकिन अभी जब हम सिविल में आते हैं, देयर इज नो SOP। तो कानून, यहां पर कानून ही काम करेगा। तो क्योंकि हम कानून बनवाएंगे तो अपने आप ही अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर लोग जो हैं फिर समझना शुरू कर देंगे, भाई ये कानून कहता है। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उनको, और हम लोगों भी किसी को ऑब्लिगेशन लेने की जरूरत नहीं है। हम किसी के सामने जो भी कहेंगे, कानून यार हमारा बनता है, इसके हिसाब से काम कीजिए। हम फौज के अंदर की बेसिकली वी आर वर्किंग इन द सेम पैरामीटर्स। कोई, चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर हो, चाहे वो ब्रिगेड कमांडर हो, चाहे डिव कमांडर हो, चाहे आर्मी कमांडर हो, देयर इज अ सेट प्रोसीजर। वी डोंट डाइवर्ट, वी वुड फ्रॉम आवर बेसिक मेथड्स ऑफ SOP जो हमारी हैं, वो उसके मुताबिक ही हम चलते हैं। एक जहाज को टेक ऑफ करना है, हमें लड़ाई कैसे लड़नी है, उसकी सब SOPs हैं। एक सवाल खड़ा होता है कि इसमें बहुत बड़ी जो एक उलझन आएगी इसको पारित करने में, इसको इंप्लीमेंट करने में, वो होगी ब्यूरोक्रेसी। तो इस ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इस बिल को ले जाने के लिए आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ आपके चैनल होंगे, और कहीं ना कोई आपका सोच विचार है जिसके तहत आपने इतनी मेहनत की है। वैसे तो कोई मेहनत करता नहीं है अगर उसके पास रोड मैप ना हो। हम ये नहीं चाहेंगे कि आप बिल्कुल क्लियर हमारे को बताइए कि आपके क्या चैनल है, किस हिसाब से आप सोच रहे हैं इसको आगे ले जाने का, लेकिन थोड़ा सा रफ आइडिया कुछ दीजिए हमारे को कि आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे से ये सवाल पूछा, और मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने ये आवाज उठाई, क्योंकि ये एक आवाज एक ऐसी चीज है, हम पिछले कितने सालों से जो भी हम कर रहे हैं, आफ्टर आवाज थी तभी तो ये धीरे धीरे जाके ये पेंशन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकट्ठी हुई जंतर मंतर पे, वहां जाके फिर जंतर मंतर से सॉल्व हुई प्रॉब्लम्स। लेकिन ये एक और तरीका है कि जब हम आवाज अपनी उठा रहे हैं, आफ्टर व्हेन वी से वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मैं इतनी, हमारी परसेंटेज इतनी कम है 0.1% कि हमारा ये बकायदा कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है हमारा, क्योंकि वी आर नॉट मेकिंग एनी इफेक्ट टू द वोटिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी पॉलिटिकल पीपल और एनीवन हु हैज टू गेट देयर। हमारी समस्या इस समय ये है कि
आप जो भी अंदर कीजिए, हमारी समस्या है कि मेरे पास जो आर्म फोर्सेस के अंदर जवान आ रहा है, ऑफिसर्स आ रहा है, इतने मोटिवेटेड होने चाहिए, बिकॉज ये हमारी देश की कवच है। आर्म फोर्सेस की जो कवच है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारा मैसेज जो है इतना, द बेस्ट ऑफ द पीपल शुड बी इन द आर्म फोर्सेस, they should come into the armed forces। वो तभी हो सकता है कि अगर जो माहौल है पूरा आर्म फोर्सेस का इतना स्ट्रांग और इतना मोटिवेटेड, इतना मोरल बूस्टिंग हो कि यस, वो कहेगा यार मैं ब्यूरोक्रेट तो बाद में बनूंगा, पहले मुझे 3 साल 5 साल लगाने दीजिए फौज के अंदर। मैं मिनिस्टर तब बनूंगा, पहले मैं 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल फौज के अंदर लगा के हूं। दिस इज व्हाट द एनवायरनमेंट शुड बी। एंड वो तभी हो सकता है कि जब हमारा फौजी जब काम करके आता है, आर्म फोर्सेस के लोग फौज में काम करके आते हैं, वापस जब आते हैं उस समय उनको ऐसी ढीले नहीं दिखाई देने चाहिए। फौजी इंडिया के अंदर देश का झंडा है, लेकिन ग्राफिक कैसा बना हुआ है? ढीला फौजी। क्यों? ये कम्युनिकेट कर रहा है, इट इज ए वेकअप कॉल, इट इज ए चैलेंजिंग सिचुएशन। सो आई सी ब्यूरोक्रेसी इज no autocracy. I see soldiering as a dharma। अगर देखो, कोई किसी का भी सर्वाइवल ठीक नहीं है जब तक देश अपना हमारे पास है। देश को संभालने के लिए एक फौजी का ही एक धर्म है। चाहे आप रामचंद्र को देख लीजिए, उनके पास भी धनुष था, चाहे आप अर्जुन को देख लीजिए, चाहे किसी भी साइड में चल लीजिए, सोल्जर का होना एक निहायत जरूरी, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारा मोटिवेटेड सोल्जर है, नथिंग कैन स्टॉप अस। हमारी डेमोक्रेसी जो है अपने आप जब देखेगी कि हाँ, ये जो आवाज सोल्जर उठा रहा है या सोल्जर्स उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी पेशी है। और इसलिए जब लेजिस्लेटर्स जो इकट्ठे मिलके जब वोटिंग राइट्स देखेंगे, देन दे विल रियलाइज यस, वी नीड सोल्जर्स फर्स्ट। एक सवाल और इसमें उठता है सर, ये क्या हमारा देश अगर ये कानून इंप्लीमेंट करता है, क्या हमारा देश पहला देश होगा जिसने ऐसा कानून इंप्लीमेंट होगा? और बाकी अगर हम लेट से आज की डेट में सर इंडिया को डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशन उस कैटेगरी से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं। अगर हम अपने आप को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कहते हैं, अगर हम 70 साल से ऊपर वालों को मुफ्त इलाज की प्रोविजन दे सकते हैं, अगर हम 82 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना, राशन दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अंडर डेवलप्ड या अंडर प्रिविलेज नेशन से हम बहुत बाहर हैं। तो मैं एक बात कर रहा हूं पैरिटी की, इक्वलिटी की, जो हमारे इक्वल हैं या हमारे से बेहतर हैं, जिनकी तरफ देख के हम ग्रो कर रहे हैं। तो क्या उन देशों में अपने सोल्जर को, अपने वेटरन्स को किस हिसाब से टेक केयर किया जाता है विज़ इंडिया? थैंक यू राजेश। व्हेन वी कंपेयर इंडियन सोल्जर vis-a-vis with any other soldier in the world, I think there is no comparison। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ी जो हमारी जो एसेट है वो है ह्यूमन रिसोर्स। और हम ह्यूमन रिसोर्स टू दैट एक्सटेंड 140 करोड़ आज की तारीख में हम कह रहे हैं, तो इसको जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो बेस्ट हमें ऑर्गेनाइज मैन पावर चाहिए, जस्ट अबाउट 1 बिलियन ना 1 बिलियन अगर स्ट्रेंथ हमें चाहिए, आउट ऑफ दैट मींस अबाउट 10 लाख 14 लाख हमें अगर लोग चाहिए आर्म फोर्सेस को संभालने के लिए, और वो लगातार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यही एक हमारा प्लस पॉइंट भी है। और इसी का ही लोग नेगेटिव फायदा उठा रहे हैं कि भाई ये तो फौज में आएंगे ही आएंगे। एंड वेयर एज यू कंपेयर द अदर पार्ट ऑफ द अदर नेशंस, दे हैव शॉर्टेज ऑफ मैन पावर।
to defend their nations and to fight the wars. क्योंकि वो उनके पास शॉर्टेज है, उन्होंने अभी आपने वो आजकल वो दिखाना शुरू कर दिया है कि ओके कम टू अवर कंट्री एंड बी द नेशनल बी पार्ट ऑफ अवर नेशनल आर्मीज. नाउ दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क गोइंग टू हैपन. लाइक द पीपल हैव लर्न. हाँ जी, रशिया, यूक्रेन, कनाडा, यूएस, दीज पीपल वो इतने डेवलप्ड हैं कि वो ज्यादा पैसा देकर हमारे लोगों को हम ही लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर सकते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे इज कि जो हम अपने लिए खड़े हों, इस तरीके से खड़े हों कि सारी जिंदगी लोग रखेंगे ये दिस इज दे आर द रियल प्रोटेक्टर्स, एलीट पीपल. बिकॉज एंट्री करनी कि हमें लिमिटेड चाहिए ज्यादा. देखो, वी शुड नॉट टेक एंट्री इनटू आर्म्ड फोर्सेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. नाइदर वी आर एम्प्लॉय रिलेशनशिप लीगली. देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन आर्म्ड फोर्सेस. जज्बा है और सिलेक्ट भी वही होते हैं आखिरी में. लाखों लोग इसमें रेस लगाते हैं फौज में जाने के लिए, लेकिन एंट्री उसी की होती है जिसमें जज्बा है. इसी प्रकार से प्रमोशंस भी उसी में जिसमें जज्बा है. लेकिन पेनफुल ये है कि बिकॉज वैकेंसी लिमिटेड है और निकलना इतना आसान नहीं है फौज से. तो जज्बा वाले लोग होते हैं, चाहे वो शॉर्ट सर्विस वाले हैं, चाहे वो जब आगे प्रमोशन नहीं है उसके लिए है. सो वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ कि हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन बेस्ट होने चाहिए हमारे पास. सर, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका प्रपोजल है ये जल्दी से जल्दी नज़र में आए. जो हमारे मेन स्ट्रीम लेजिस्लेटिव है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, और आपको किसी कमेटी में या किसी उसमें स्टडी ग्रुप में ऐड किया जाए ताकि आप उधर जाके और बेहतरी और सजेस्ट कर सकें कि किस हिसाब से जो लाइफ है और सोल्जर्स की उसको कंफर्टेबल किया जा सके. इसी के साथ तहे दिल से उम्मीद करते हुए हम इस सीरीज को यहीं ख़त्म करेंगे. एंड में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 मिनट के लिए अगर कोई मैसेज देना है आपने तो प्लीज दीजिए. जय हिंद सर. राजेश जी, मैं आपके चैनल के द्वारा यही कहना चाहता हूं जो आपने खुद ही कह दिया. हम सबसे यही गुजारिश करेंगे, चाहे वो हमारे सेमिनार के पॉइंट्स हैं, चाहे हम जो बातचीत कर रहे हैं, कोई यहाँ पर हमारी सुनाई हो, कोई हम बातचीत करें. हो सकता है कि हमारी सोच जो है कहीं ना कहीं उन सोच के साथ ना मिलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी मुझे बड़ी पॉजिटिवली मैं मानता हूं और मैं बहुत इस चीज को बड़ा इस भरोसेमंद हूं कि कहीं ना कहीं हमारी ये सोच है कहीं ना कहीं आके ये फायदा देगी. और फायदा किसको दे रही है? हमारे अपने देश को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारा अपने जवानों का मनोबल ऊंचा करने के लिए, पीछे जो परिवार हैं, पीछे जो हमारे पेरेंट्स हैं जब आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं, उनको और भी मनोबल मिलता है कि यस, हमारी सरकार जो है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो एक फौजियों की तरफ ध्यान कर रही है. क्योंकि ये पिछले 10-12 साल 14 साल जो निकले हैं, ये दे हैड बीन वेरी वेरी टफ एंड वी हैव टू सीइंग दी ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखें. तो हमारे ये जो सुझाव हैं, इसको आज की तारीख में तो मैं इसको एक ड्रीम ही मानता हूं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे ये ख्वाब एक असलियत में बदल गए तो आई विश एंड आई प्रे एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो क्यों ना हम उसी की तरफ बढ़ते रहें. और हो सकता है कि ये एक ड्रीम एक्ट of a soldier may also change environment in a very big way. That's all I have to say. Thank you.